Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for discussion is chemical equilibria. इस टॉपिक के दो पार्ट हैं। पार्ट वन में ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और पार्ट टू में ये पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, द लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, significance of equilibrium constant expression, numerical examples, and then how the units of equilibrium constant are calculated. Chemical equilibria, इसमें हम इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन वो होते हैं जो जिनमें रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी वो दोनों सीमतों में हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड सीमत में भी और रिवर्स सीमत में भी। तो इक्विलिब्रिया का लफ्ज़ जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ एक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा के लिए इक्विलिब्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन, इट प्रोसीड्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड सीमत में भी और रिवर्स सीमत में भी एक ही दफ़ा यानी साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। मसलन ये किसी रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट्स मिलाए गए तो उससे सी और डी जो है प्रोडक्ट्स बनी, तो उसी रिएक्शन वेसल में सी और डी जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स भी बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के यानी इस वेसल में इस तरह के रिएक्शन में सी और डी भी बन रहे होते हैं और उसी वक्त सी और डी से ए और बी भी बन रहे होते हैं, यानी ए और बी जो हैं वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और उसी वेसल में ही सी और डी जो प्रोडक्ट बने थे वो मिलकर वापस रिएक्टेंट भी बना रहे होते हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो तमाम रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, सिर्फ बाज़ रिएक्शन ऐसे हैं जो इस तरह होते हैं और बाज़ रिएक्शन ऐसे हैं जो एक ही सिमत में होते हैं, यानी सिर्फ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होते। तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिसालें उन रिएक्शंस की दी गई हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, conversion of hydrogen and iodine to hydrogen iodide, and similarly conversion of acetic acid and ethanol to ethyl acetate and water, conversion of phosphorus pentachloride to phosphorus trichloride and chlorine. So these are the examples of reversible reactions. Irreversible reactions, these reactions proceed only in a single direction represented by single arrow. रिवर्सिबल रिएक्शन में हम डबल एरो लगाते हैं। अभी पीछे आपने जो रिएक्शंस देखे थे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान वहाँ डबल एरो लगा हुआ था। और यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं ये उन रिएक्शंस की हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड सीमत में होते हैं, इसलिए इनके लिए हम सिंगल एरो इस्तेमाल करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो ये एक जनरल रिएक्शन है कि ए एंड बी आर प्रोड्यूसिंग सी एंड डी एंड द चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल एरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है HNO3 से टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर, यानी कोई भी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है ये इस तरह का हो सकता है। ऐसा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन है KCl प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 के रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है। सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्सिबल हैं उनमें जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस भी
रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त तो अभी रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम होती है और उससे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनना शुरू होती हैं। तो स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़रा तेज़ होता है, क्योंकि उस वक्त अभी रिएक्टेंट की मिकदार मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की मिकदार अभी कुछ नहीं बनी होती, इसलिए फॉरवर्ड सिमत में रिएक्शन हो रहा होता है। और उसके बाद जब इनकी मिकदार वहाँ बन जाती है तो फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कम होता जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन है ये बढ़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों का जो रेट रेट है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। रेट का मतलब ये है कि जितनी मिकदार पर मिनट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है उतनी ही मिकदार प्रोडक्ट्स की पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत है जिस हालत पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction and the concentration of reactants and products do not change with time। यानी जिस वक्त रेट दोनों रेट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो उस वक्त फिर इनकी मिकदारों में चेंज नहीं आती। जितनी मिकदार उस वक्त रिएक्टेंट की होती है वो उतनी ही फिर रहती है, खा रिएक्शन जितनी देर मर्जी होता रहे। और जितनी मिकदार उस वक्त प्रोडक्ट्स की मौजूद होती है रिएक्शन वेसल में वो भी फिर उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। और इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ की मदद से जाहिर किया गया है कि ये दो लाइनें हैं। ये वाली लाइन जो है ये रिएक्टेंट्स के लिए है और ये लाइन जो है ये प्रोडक्ट्स के लिए है। तो जब टाइम ज़ीरो है उस वक्त प्रोडक्ट ज़ीरो पे हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं और ये मैक्सिमम है, जितनी मिकदार शुरू में ली जाती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो जो टाइम पास हो रहा है तो रिएक्टेंट्स की मिकदार में यहाँ कमी आ रही है और इस वक्त पे पहुंचकर उसके बाद ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ पैरेलल टू दिस स्केल। और इसी तरह जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू होती हैं जिस तरह जो जो रिएक्टेंट्स की मिकदारों में कमी आ रही होती है प्रोडक्ट्स की मिकदारों में इजाफा हो रहा होता है और इनकी मिकदारें भी एक मुकाम पे जाकर फिर ये कांस्टेंट हो जाती हैं और इनमें चेंज नहीं आ रही होती। यानी इस पॉइंट पर जो मिकदार प्रोडक्ट्स की है वो यहाँ से ज़ाहिर हो रही है और फिर टाइम जब बढ़ गया तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी टाइम तो बढ़ चुका है लेकिन कंसंट्रेशन जो है ये उतनी ही है जितनी पहले थी। इस तरह अब जितना मर्जी टाइम गुजर जाएगा तो यानी कंसंट्रेशन में यहाँ चेंज नहीं आ रही। इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी आप लाइन देखें तो इनमें अगर इस टाइम पर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की देखें तो ये इस के सामने ये इतनी है और जब टाइम में इजाफा हो गया फर्ज करें इस मौके पे हम देखते हैं तो यहाँ भी कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। जब टाइम और बढ़ गया यहाँ पर टाइम बढ़ चुका है लेकिन कंसंट्रेशन अब भी यहाँ पर वही है जो पहले थी। तो इस तरह इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशंस में चेंज नहीं आ रही, टाइम में चेंज आ रही है लेकिन मिकदारों में कोई चेंज नहीं आ रही। तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में ये ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें कि ये वो स्टेट है जहाँ पर रेट जो है वो इक्वल होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बराबर हो जाते हैं और उसके बाद फिर मिकदारों में चेंज नहीं आती। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट जो है वो नहीं होती जिसमें मिकदारें भी बराबर हों, ये ज़रूरी नहीं है। अभी हम आगे जाके देखेंगे। बाद लोगों के में ये कन्फ्यूजन होती है कि वो ये समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जिस पर मिकदारें बराबर हो जाती हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस का बराबर होना ये ज़रूरी नहीं। जो चीज़ बराबर है वो रेट है, रेट ऑफ कन्वर्जन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं।
और फिर ये कंसंट्रेशंस में चेंज आना बंद हो जाती है। ये मकदारें जो हैं जितनी होती हैं उतनी ही फिर रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा ताकि आसानी के साथ समझ आ सके। इसको आप यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें क्लास के अंदर एक कमरे में एक क्लास में फ़र्ज़ करें 45 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 45 स्टूडेंट में से कुछ 10 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। अब बाहर जो हैं 10 स्टूडेंट हैं और क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट हैं। अब हर 1 मिनट के बाद 3 स्टूडेंट जो हैं वो कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं और बाहर से 3 स्टूडेंट जो हैं वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब हर मिनट के बाद ये तब्दीली जारी रहती है, यानी हर मिनट के बाद 3 स्टूडेंट कमरे से बाहर जा रहे हैं और 3 स्टूडेंट ही कमरे से जो बाहर खड़े हुए हैं वो कमरे के अंदर आ रहे हैं। अब ये रेट अगर इसी तरह रहे तो हाँ ये काम 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 10 घंटे तक होता रहे तो यानी कमरे के बाहर और कमरे के अंदर स्टूडेंट की तादाद उतनी ही रहेगी। स्टूडेंट की तादाद कमरे में 35 रहेगी और बाहर स्टूडेंट की तादाद 10 ही रहेगी, क्योंकि रेट ऑफ जो कन्वर्जन है वो बराबर है, यानी बाहर जाने का जो रेट है वही रेट कमरे के अंदर आने का है। इसलिए जो रेट है ये बराबर हो गया। तादाद बराबर नहीं है, तादाद कमरे के अंदर 35 है, बाहर 10 है। तो इस लिहाज से जब रेट बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट वहाँ कायम हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसे ही हो रहा होता है, अगर दोनों रेट जब बराबर हो जाते हैं तो फिर जो कंसंट्रेशंस हैं वो फिर तब्दील नहीं होती, वो फिर उतनी ही रहती हैं जितनी बन चुकी होती हैं। यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की मुख्तलिफ सिचुएशन दिखाई गई हैं। जिस तरह अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी है जिस पर रेट ऑफ चेंज बराबर हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, लेकिन मिकदारें जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। अब मिकदारों का यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो बराबर भी हो सकती हैं आपस में, बराबर नहीं भी हो सकती। जिस तरह इस केस में आप देखें यहाँ पर जो जब इक्विलिब्रियम इस टाइम पर कायम हो गया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की जो यानी ये लाइन जो है ये रिएक्टेंट्स के लिए है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो इस लेवल पर है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इसी टाइम पे इस लेवल पर है। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एट इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एट इक्विलिब्रियम। तो तभी इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ आ चुका है। अब ये एक और रिएक्शन है, उस केस में इस रिएक्शन के केस में जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी लाइन ये है और प्रोडक्ट्स की लाइन जो है वो ये है। इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर सेट हो गई है, यानी इस टाइम पे रिएक्टेंट्स की मिकदार ये है और इसी टाइम पर प्रोडक्ट्स की मिकदार यहाँ पर है। तो रिएक्टेंट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की मिकदार कम है, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये इक्विलिब्रियम ऐसा है कि जिसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो कम है। अब ये केस आप देख लें, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो यहाँ पर है और यहाँ पर ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है। तो ये लाइन ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए है जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आएगी कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। इस केस में इक्विलिब्रियम उस वक्त कायम हुआ है जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कम है। और इस केस में जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कम है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा है। जिस तरह पीछे मिसाल मैंने स्टूडेंट्स की दी थी कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो कमरे के अंदर 35 है और बाहर जो है वो 10 है, और अगर 3 स्टूडेंट पर मिनट एक्सचेंज हो रही है तो यानी तादाद जो है वो उतनी रहेगी, कमरे में 35 रहेगी और कमरे के बाहर जो है वो 10 ही रहेगी। अगर इसका रिवर्स हो कि कमरे के अंदर जो है 10 स्टूडेंट हों और कमरे के बाहर 35 हों तो तब भी यही होगा
कि बाहर 35 रहेगी और 10 जो है वो कमरे के अंदर रहेगी। शर्त यह है कि 3 स्टूडेंट ही पर मिनट जो है वो बाहर जा रहे हों और 3 स्टूडेंट ही पर मिनट कमरे के अंदर आ रहे हों। तो इस तरह ये ऐसा केस है जिसमें प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है वो इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की मिकदार कम है। अब अगर आप यूँ कर लें कि कमरे के अंदर जो है वो 25 स्टूडेंट हों और कमरे के बाहर भी 25 स्टूडेंट हों, तो अब भी जो है वो अगर 3 स्टूडेंट ही बाहर जा रहे हैं पर मिनट और 3 स्टूडेंट जो है बाहर से कमरे के अंदर आ रहे हैं पर मिनट, तो अब वो तादाद 25-25 रहेगी। बाहर भी 25 स्टूडेंट ही रहेंगे और कमरे के अंदर भी 25 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो ये सूरत हाल इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है। तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन से ज़रूरी बराबर ही हों, बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती। जो चीज़ बराबर होती है वो सिर्फ रेट होता है बराबर, यानी रेट ऑफ चेंज जो है फॉरवर्ड सिमेट्री में भी और रिवर्स सिमेट्री में भी वो बराबर हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की खसूसियात क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांसेस रिमेन कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो चेंज नहीं होती किसी खास टेम्परेचर पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो किसी खास टेम्परेचर पर ही डेवलप होगा। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो उस खास टेम्परेचर पर जो कंसंट्रेशंस टाइम हो चुकी होंगी वो चेंज नहीं होती। इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी सिमत से शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को हाँ आप इस तरफ से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, यानी आप HI को किसी वेसल में डाल दें तो तब भी ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, या H2 और I2 को यहाँ डाल दिया जाए तो तब भी ये सिस्टम जो है ये डेवलप हो जाएगा। ये एक वेसल है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया गया, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मालिक्यूलों ने HI के मालिक्यूल बनाए और HI के मालिक्यूल जो है वो फिर वापस भी कन्वर्ट हुए। तो इस वेसल में HI के मालिक्यूल भी मौजूद हैं, हाइड्रोजन के भी मौजूद हैं और आयोडीन के भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास इनकी मिकदारें बन चुकी हैं और जब इनमें इक्विलिब्रियम यहाँ कायम हो जाएगा तो फिर वो मिकदारें जो हैं वो उतनी ही रहती हैं खा जितनी देर मर्जी वो रिएक्शन होता रहे। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस आर इक्वल, ये हम काफ़ी हमने इस पे बहस कर ली है कि इक्विलिब्रियम स्टेट ही वही है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ गैसेज आर obtained ओनली इन क्लोज्ड वेसल, जो गैसें हैं उनके इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ इस तरह के क्लोज्ड वेसल में ही हासिल हो सकते हैं। ओपन वेसल में ये हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि ओपन वेसल में तो ये ऊपर से इसका ओपनिंग खुली हुई है तो वो गैसें एस्केप कर जाएंगी, तो फिर वो जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम वाली नहीं आ सकेगी। Catalyst only speeds up the attainment of equilibrium and it has no effect on equilibrium concentrations. The equilibrium is dynamic and both forward and reverse reactions occur simultaneously. यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि मुसलसल ये चेंज फॉरवर्ड भी आ रही होती है और रिवर्स में चेंज आ रही होती है। तो जिस तरह मैंने मिसाल दी थी वो स्टूडेंट्स वाली के कमरे के अंदर 35 स्टूडेंट हैं और बाहर 10 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट पर मिनट जो है वो चेंज आ रही है। तो ये काम 2 घंटे 3 घंटे तक होता रहे तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो कितनी दफ़ा बाहर जा चुके होंगे और कितनी दफ़ा बाहर वाले स्टूडेंट जो है वो अंदर आ चुके होंगे, लेकिन तादाद उनकी 35 और 10 ही रहती है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो होता है इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया में भी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस, यानी जो इक्विलिब्रियम है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट में हो, यानी ये रिएक्टेंट जो हैं ये गैस फॉर्म में और प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म में। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जो है ये कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर इसमें कुछ चीज़ें किसी और स्टेट में हों, मसलन कुछ लिक्विड हों कुछ गैस हों, तो या इस तरह हो कि कुछ लिक्विड हों कुछ सॉलिड हों, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। At equilibrium, Gibbs free energy is minimum and any change
taking place at equilibrium proceeds without change in free energy, that is delta G is 0.